क्या होता है जब आपका अतीत अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो जाए? जब एक भूली हुई रात का सच आपके भविष्य को चुनौती देने लगे। आज की कहानी समीर की है। एक ऐसा इंसान जो अपनी ही बनाई दुनिया में जीता था, जब तक कि एक छोटे से बच्चे की मासूम आंखों ने उसे आईना नहीं दिखा दिया। ये कहानी है प्यार, गलतियों और दूसरे मौकों की। एक ऐसी कहानी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या किस्मत हमें हमेशा सुधरने का एक मौका जरूर देती है। चलिए, इस भावनात्मक सफर पर चलते हैं। समीर मेहरा दिल्ली के मशहूर उद्योगपति विक्रम मेहरा का इकलौता बेटा था। उसकी जिंदगी तेज रफ्तार गाड़ियों, महंगी पार्टियों और लैला जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक गहरा घाव था। बचपन में उसने अपनी मां को एक हादसे में खो दिया था और कुछ साल मेरठ के एक बाल आश्रम में बिताए थे। उसके पिता विक्रम उसे ढूंढने में कामयाब रहे, लेकिन वो यादें समीर के दिल में हमेशा के लिए बस गईं। इसी वजह से वह हर साल दिवाली पर उस आश्रम के बच्चों के लिए तोहफे लेकर जाता था। लैला को उसका यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि समीर अपने पिता के कारोबार को संभाले और दिल्ली की हाई सोसाइटी में अपनी जगह बनाए रखे, न कि छोटे शहरों में अपना वक्त बर्बाद करे। मेरठ के अपना घर, बाल आश्रम का हॉल गेंदे के फूलों और रंग बिरंगी लड़ियों से सजा था। हवा में समोसों और जलेबी की महक घुली हुई थी। समीर मेहरा महंगी घड़ी वाली अपनी कलाई को देखता हुआ तैयारियों का जायजा ले रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। बच्चे पास के एक मेले में गए हुए थे और उनके लौटने से पहले उसे सब कुछ तैयार करना था। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी। दिवाली की जगमगाती झालरों के नीचे एक छोटा सा लड़का खड़ा था। लगभग 4 साल का होगा। वह बड़ी हसरत से मिठाइयों के डिब्बों को देख रहा था। समीर एक पल के लिए ठिठक गया। उस बच्चे के चेहरे का हर नक्श, उसकी गहरी भूरी आंखें, उसके घुंघराले बाल, सब कुछ एक भूली हुई तस्वीर की तरह थे। वह हूबहू बचपन के समीर की परछाई था। एक अजीब सी सिहरन समीर के शरीर में दौड़ गई। यह कैसे मुमकिन था? उसका दिमाग सुन्न हो गया था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनकहा सच दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। समीर उस बच्चे की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी हो गए थे। वह कुछ पूछना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। लड़का समीर को अपनी ओर आता देख थोड़ा सहम गया और पीछे हटने लगा। तभी एक तीखी लेकिन जानी पहचानी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। आरव, इधर आओ। समीर ने पलटकर देखा। दरवाजे पर काव्या खड़ी थी। वही काव्या जिसकी यादों को उसने पिछले 4 सालों से अपने दिल के किसी कोने में दफन करने की नाकाम कोशिश की थी। उसकी आंखों में अब पहले वाली शरारत नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी और गुस्सा था। वह लड़के के पास गई, उसे अपनी गोद में उठाया और कसकर सीने से लगा लिया, जैसे दुनिया की हर बुरी नजर से उसे बचाना चाहती हो। फिर उसने अपनी ठंडी निगाहें समीर पर डालीं और कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हर शब्द एक तीर की तरह समीर के सीने में चुभ रहा था। लेना देना नहीं है, जबकि वह बच्चा उसी का अक्स था। 4 साल पहले का एक धुंधला मंजर समीर की आंखों के सामने घूम गया। वह अपने पिता के कारोबार को एक नई दिशा देने के लिए मेरठ आया था। दिल्ली की भागदौड़ से दूर वह एक नई शुरुआत करना चाहता था। उसे रहने के लिए एक शांत जगह की जरूरत थी। आश्रम की संचालिका तृप्ति जी ने उसे शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाली उषा शर्मा जी का पता दिया था। उषा जी एक अकेली बुजुर्ग महिला थीं, जिनका बड़ा सा घर उनके लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा था। समीर जब उस पुराने शांत घर में पहुंचा, तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, आंगन में लगा मोगरे का पौधा और उषा जी की ममता भरी बातें, सब कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे नहीं पता था कि यह सुकून उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाला था जो सब कुछ बिखेर कर रख देगा। उसने सोचा था कि वह यहां सिर्फ काम करेगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसी दिन शाम को, जब बारिश की तेज बौछारें शहर को भिगो रही थीं, समीर अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था।
मोहल्ले की संकरी गली में पानी भर गया था। अचानक एक लड़की छाता लिए हुए उसके सामने आ गई। इससे पहले कि समीर ब्रेक लगा पाता, गाड़ी के पहियों से कीचड़ का एक बड़ा सा फव्वारा उछला और उस लड़की के सादे से सफेद कुर्ते को दागदार कर गया। लड़की ने पलटकर उसे ऐसी आंखों से घूरा मानो वह उसे कच्चा चबा जाएगी। अंधे हो क्या? दिखता नहीं है, लोग चल रहे हैं, वह चिल्लाई। समीर गाड़ी से उतरा और कुछ कहने ही वाला था कि उसने उस लड़की को पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उषा जी के कमरे में लगी थी। काव्या, उनकी पोती। समीर ने माफी मांगनी चाही, लेकिन काव्या सुनने के मूड में नहीं थी। वह उसे अमीर बाप का बिगड़ा हुआ शहजादा समझ रही थी और समीर उसकी उस गलतफहमी को दूर नहीं कर पा रहा था। उनकी पहली मुलाकात किसी जंग के मैदान जैसी थी। उस रात खाने की मेज पर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उषा जी उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन काव्या बार बार समीर पर ताने कस रही थी। समीर चुपचाप सुनता रहा। अगले दिन अपनी गलती सुधारने के लिए समीर बाजार से वैसा ही एक सफेद कुर्ता खरीद लाया। जब उसने वह काव्या को दिया तो वह हैरान रह गई। किसी ने पहली बार उसके गुस्से का जवाब इतनी शांति से दिया था। धीरे धीरे दोनों के बीच की बर्फ पिघलने लगी। समीर को काव्या का बिंदास अंदाज, उसकी छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ना अच्छा लगने लगा। वे साथ में शहर के पुराने बाजारों में घूमने लगे, स्ट्रीट फूड का मजा लेने लगे। काव्या उसे उन जगहों पर ले जाती जहां दिल्ली की चकाचौंध कभी नहीं पहुंच सकती थी। समीर को एहसास होने लगा कि जिंदगी सिर्फ बिजनेस डील्स और लेट नाइट पार्टियों का नाम नहीं है। जिंदगी काव्या की हंसी और उसकी बातों में थी। एक शाम वे गंगा किनारे एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग फैल गया था। काव्या ने उसे अपने सपनों के बारे में बताया। वह एक छोटी सी बेकरी खोलना चाहती थी जहां वह दुनिया के सबसे स्वादिष्ट केक बनाए। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जुनून था जो समीर ने लैला या दिल्ली की किसी भी लड़की में नहीं देखा था। समीर ने पहली बार किसी के सामने अपना दिल खोला। उसने उसे अपनी माँ, आश्रम में बिताए दिनों और अपने अकेलेपन के बारे में बताया। उस पल उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। वे अब सिर्फ मकान मालिक की पोती और एक किराएदार नहीं थे। वे दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक दूसरे की आत्मा में झांककर देख लिया था। समीर को पहली बार एहसास हुआ कि इसे ही शायद प्यार कहते हैं। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, उनकी आंखों में नींद नहीं थी। घर की छत पर ठंडी हवा के झोंकों के बीच वे घंटों बातें करते रहे। समीर ने काव्या का हाथ थाम लिया। काव्या ने कोई ऐतराज नहीं किया। उस एक स्पर्श में हजारों वादे थे। समीर ने काव्या को अपनी बाहों में भर लिया। वह पल जादुई था। न कोई शोर, न कोई दिखावा, सिर्फ दो दिलों की धड़कनें थीं जो एक ही लय में धड़क रही थीं। समीर ने काव्या के माथे को चूमा और वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। काव्या ने उसकी आंखों में देखकर यकीन कर लिया। उसे लगा कि उसे अपनी दुनिया मिल गई है। लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि अगली सुबह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान लेने वाली थी। सुबह समीर के फोन की घंटी ने उसे गहरी नींद से जगाया। फोन पर उसके पिता विक्रम थे। उनकी आवाज में घबराहट थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वे अस्पताल में थे। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे फौरन दिल्ली के लिए निकलना था। उसने काव्या को देखा जो अभी भी सो रही थी। उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। समीर का दिल टूट गया। वह उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने जल्दी से एक कागज पर एक छोटा सा नोट लिखा। मुझे जाना पड़ रहा है। पापा ठीक नहीं है। मैं जल्द लौटूंगा। वादा रहा। उसने वह कागज काव्या के सिरहाने रखा, उसके बालों को सहलाया और भारी मन से कमरे से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसका यह जल्द कभी नहीं आएगा और यह वादा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। वर्तमान में आश्रम के उसी हॉल में खड़ा समीर कांप रहा था। काव्या के शब्द, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उसके कानों में गूंज रहे थे।
वह एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहा और काव्या को आरव को लेकर जाते हुए देखता रहा। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह बच्चा, उसका बेटा, यह ख्याल ही उसे अंदर तक झकझोर रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तृप्ति जी थी। उनकी आंखों में हमदर्दी थी। अंदर मेरे ऑफिस में चलो समीर, उन्होंने धीरे से कहा। समीर एक हारे हुए इंसान की तरह उनके पीछे चल दिया। ऑफिस की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। तृप्ति जी ने उसे पानी का गिलास दिया और उसके सामने बैठ गईं। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में हजारों सवाल हैं, उन्होंने कहा। समीर कुछ बोल नहीं पाया, बस उनकी तरफ देखता रहा, जवाब की उम्मीद में। तभी समीर का फोन बजा। स्क्रीन पर लैला का नाम चमक रहा था। उसने फोन काट दिया, लेकिन वह दोबारा बजने लगा। समीर ने गुस्से में फोन उठाया। क्या है? दूसरी तरफ से लैला की तेज आवाज आई। क्या है? तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूं। दिवाली की पार्टी का क्या प्लान है? मेरे दोस्त पूछ रहे हैं। समीर को लैला की आवाज झार जैसी लग रही थी। कोई पार्टी नहीं होगी लैला, उसने सपाट आवाज में कहा। मेरा यहां रहना जरूरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उन अनाथ बच्चों के लिए हमारी दिवाली पार्टी खराब कर दोगे? समीर, हद होती है, लैला चीखी। समीर को पहली बार लैला से इतनी नफरत महसूस हुई। एक तरफ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने खड़ा था और दूसरी तरफ लैला को एक पार्टी की पड़ी थी। उसने समझ लिया था कि उन दोनों के रास्ते अब हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। समीर ने एक गहरी सांस ली। लैला सुनो, यह सब अब खत्म हो गया है। हमारे बीच जो भी था वह खत्म हो गया। मैं वापस नहीं आ रहा। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छा गई। फिर लैला का चीखना शुरू हो गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया है कि हम शादी करने वाले हैं। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था लैला। तुम वापस दिल्ली चली जाओ, मेरा इंतजार मत करना। यह कहकर समीर ने फोन काट दिया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। उसने एक बोझ अपने सीने से उतार फेंका था, लेकिन अब उसके सामने एक और भी बड़ा पहाड़ खड़ा था। उसने तृप्ति जी की तरफ देखा। प्लीज मुझे बताइए, ये सब क्या है? उसकी आवाज में एक बेबसी थी, एक तड़प थी, जो तृप्ति जी का दिल भी पिघला रही थी। तृप्ति जी ने एक गहरी सांस ली और अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए। समीर के जाने के कुछ हफ्तों बाद काव्या को पता चला कि वह मां बनने वाली है। वह खुश थी, लेकिन डरी हुई भी थी। उसने समीर को फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन हमेशा बंद आता। वह हर दिन उसके लौटने का इंतजार करती। महीने बीतते गए, उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे। अकेली लड़की, बिना शादी के, समाज के ताने उसे हर दिन तोड़ रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चे के लिए जीने का फैसला किया। वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी आश्रम में पले, जैसे कभी समीर पला था। वह उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, अपने दम पर। एक दिन सारी उम्मीदें हार कर काव्या दिल्ली पहुंच गई। उसने किसी तरह समीर के घर का पता निकाल लिया था। वह घंटों गेट के बाहर खड़ी रही, हिम्मत जुटाती रही। आखिरकार जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई, तो दरवाजा एक बेहद खूबसूरत मॉडर्न लड़की ने खोला। वह लैला थी। लैला ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में नफरत और तिरस्कार था। काव्या ने घबराते हुए समीर के बारे में पूछा। लैला जोर से हंसी। समीर? वो तुमसे क्यों मिलेगा? और ये क्या हाल बना रखा है? फिर उसकी नजर काव्या के पेट पर पड़ी और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। अच्छा, तो ये बात है। पैसे चाहिए? सुनो, दोबारा यहां नजर मत आना, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दूंगी। और इस बच्चे का तो भूल ही जाओ। समीर को पता चला तो वह इसे तुमसे छीन लेगा। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस दिन टूटे हुए दिल और बिखरे हुए सपनों के साथ मेरठ लौट आई। सारी कहानी सुनकर समीर पत्थर का हो गया। उसे अपने आप से घिन आ रही थी। उसकी वजह से काव्या ने इतना कुछ सहा, और लैला, उसने ऐसा घिनौना खेल खेला। समीर की मुट्ठियां भींच गईं। अगर आज लैला उसके सामने होती तो वह
लेकिन अब इन सब का क्या फायदा था? उसने काव्या और अपने बेटे की जिंदगी के 4 अनमोल साल छीन लिए थे। वह ऑफिस से बाहर निकला और बिना किसी मंजिल के शहर की सड़कों पर घूमने लगा। हर गली, हर मोड़ उसे काव्या की याद दिला रहा था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ उसके जहन में ताजा हो गया। वह उसी गंगा किनारे पहुंचा जहां उसने काव्या से वादा किया था। आज वह वादा एक मजाक बनकर रह गया था। वह सीढ़ियों पर बैठ गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी थी, अपनी ही गलती की वजह से। कुछ देर बाद जब उसका मन थोड़ा हल्का हुआ, तो उसने अपने पिता को फोन किया। विक्रम मेहरा ने फोन उठाया। हाँ समीर, सब ठीक है? समीर की आवाज भर्रा गई थी। पापा। वह आगे कुछ बोल नहीं पाया। विक्रम समझ गए कि कोई बड़ी बात है। क्या हुआ बेटा, तुम रो रहे हो? समीर ने हिम्मत जुटाई और एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। काव्या, आरव, लैला का धोखा, सब कुछ। दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई। समीर को लगा कि शायद उसके पिता उस पर गुस्सा करेंगे, उसे डांटेंगे। लेकिन विक्रम की आवाज में गुस्सा नहीं, एक गहरा अफसोस था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। बेटा, गलतियां सिर्फ तुमने ही नहीं की है, एक बहुत बड़ी गलती मैंने भी की थी। समीर हैरान रह गया। क्या मतलब पापा? तृप्त, आश्रम की संचालिका। सालों पहले जब मैं तुम्हें आश्रम से वापस लाया था, मैं उसके बहुत करीब आ गया था। वह एक बहुत अच्छी औरत है, समीर। मैंने उसे अपने साथ दिल्ली चलने को कहा, लेकिन एक अमीर आदमी के रखे हुए नाम के साथ, पत्नी के दर्जे के साथ नहीं। उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं अपने अहंकार में इतना अंधा था कि उसकी इज्जत और उसके प्यार को समझ ही नहीं पाया। मैंने भी तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी का सबसे सही इंसान खो दिया। ये पहली बार था जब समीर ने अपने पिता को इतना कमजोर और टूटा हुआ महसूस किया था। आज उसे एहसास हुआ कि वे दोनों बाप बेटे एक ही नाव में सवार थे। विक्रम की आवाज में अब एक फैसला था, लेकिन अब और नहीं। बेटा, जो गलती मैंने की वह तुम्हें दोहराने नहीं दूंगा। मैं कल सुबह की पहली फ्लाइट से मेरठ आ रहा हूं। हम दोनों मिलकर अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तुम काव्या के पास जाओ, उससे माफी मांगो और अपने बेटे को बताओ कि उसका बाप वापस आ गया है। पिता के शब्दों ने समीर में एक नई हिम्मत भर दी। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। काव्या शायद उसे माफ न करे, लेकिन वह कोशिश जरूर करेगा। अपने बेटे के लिए, काव्या के लिए और अपने लिए। उसने आंसू पोंछे और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसे पता था कि उसे कहां जाना है। काव्या के घर जाने से पहले समीर रास्ते में एक खिलौनों की दुकान पर रुका। उसने दुकान की सबसे बड़ी रिमोट कंट्रोल कार, एक क्रिकेट का सेट और कई सारे खिलौने खरीदे। वह नहीं जानता था कि आरव को क्या पसंद होगा, लेकिन वह उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। जब वह काव्या के छोटे से फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद काव्या ने दरवाजा खोला। उसे सामने देखकर काव्या की आंखों में गुस्सा और हैरानी एक साथ उभर आए। तुम यहां क्या कर रहे हो? समीर कुछ नहीं बोला। उसने खिलौनों के डिब्बे जमीन पर रखे और काव्या को किनारे करके अंदर चला गया। हॉल में आरव अपनी छोटी सी ट्रेन से खेल रहा था। उसने अजनबी को देखकर खेलना बंद कर दिया। समीर आरव के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाय, उसने धीरे से कहा। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरता रहा। समीर ने एक खिलौने का डिब्बा खोला और रिमोट वाली कार बाहर निकाली। उसने रिमोट आरव की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। आरव ने पहले कार को देखा, फिर अपनी मां की तरफ। काव्या दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। उसने आरव को धीरे से सिर हिलाकर इजाजत दी। आरव ने झिझकते हुए रिमोट पकड़ा। जैसे ही उसने बटन दबाया और कार आगे बढ़ी, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। समीर के लिए वह हंसी दुनिया के किसी भी संगीत से ज्यादा सुरीली थी। वह भी मुस्कुराया।
कुछ ही मिनटों में बाप बेटा जमीन पर बैठकर ऐसे खेल रहे थे जैसे वे सालों से एक दूसरे को जानते हों। काव्या खामोशी से यह सब देख रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वह इस पल को रोक ले। जब आरव खेलते खेलते सो गया तो काव्या उसे अंदर कमरे में ले गई। समीर वहीं बैठा इंतजार करता रहा। जब काव्या वापस आई तो उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। वह समीर के सामने सोफे पर बैठ गई। कमरे में एक भारी खामोशी थी। आखिरकार समीर ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया। काव्या, मैं जानता हूं कि माफ कर दो बहुत छोटा शब्द है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोई माफी नहीं है। मैं मैं एक कायर हूं जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया। लेकिन यकीन करो, मुझे आरव के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता। उसकी आवाज घिनगांव हो गई। काव्या ने एक गहरी सांस ली। पता होता तो क्या करते समीर? क्या तुम मुझसे शादी कर लेते, सिर्फ एक बच्चे की खातिर, और फिर हम दोनों पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीते? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। फिर उसने समीर को अपनी सारी कहानी सुनाई। कैसे उसने अकेले आरव को जन्म दिया, कैसे उसकी दादी उषा जी बीमारी से चल बसी, कैसे उसने घर बेचकर आरव का इलाज करवाया, और कैसे उसने छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पाला। हर शब्द समीर के दिल पर एक हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि काव्या कितनी मजबूत है और वह कितना कमजोर निकला। उसने बिना किसी सहारे के अकेले ही सब कुछ संभाला था। समीर ने काव्या के हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ खींच लिया। काव्या, प्लीज मुझे एक मौका दो सब कुछ ठीक करने का। मैं आरव का पिता बनना चाहता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं। सिर्फ आरव के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। क्योंकि मैंने इन 4 सालों में एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भुलाया। मैं तुमसे प्यार करता हूं काव्या। समीर की आंखों में सच्चाई थी, एक गहरा पछतावा था। काव्या उसकी आंखों में देखती रही, अपने दिल और दिमाग के बीच चल रही जंग को समझने की कोशिश करती रही। उसका दिल समीर को माफ कर देना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग उसे उन अकेले दर्द भरे दिनों की याद दिला रहा था। अगली सुबह विक्रम मेहरा मेरठ पहुंच गए। समीर उन्हें लेने एयरपोर्ट गया। विक्रम ने उसे गले लगाया। तुम ठीक हो बेटा? समीर ने बस सिर हिला दिया। वे सीधे अपना घर आश्रम गए। वहां तृप्ति जी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थीं। सालों बाद जब विक्रम और तृप्ति आमने सामने आए तो वक्त जैसे थम सा गया। दोनों की आंखों में अनकहे शब्द थे, शिकायतें थीं और ढेर सारा प्यार था। विक्रम ने कांपते हुए हाथ जोड़े। तृप्ति जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारने आया हूं। तृप्ति जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उन्हें देखती रहीं। उसी शाम समीर विक्रम को काव्या के घर ले गया। काव्या दरवाजे पर विक्रम मेहरा जैसे बड़े उद्योगपति को देखकर हैरान रह गई। विक्रम ने आरव को देखा, जो समीर के पीछे छिपा हुआ था। वह उसके पास गए और घुटनों के बल बैठ गए। नमस्ते बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूं। आरव ने हैरानी से पहले विक्रम को देखा, फिर समीर की तरफ। समीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आरव को गले लगा लिया। यह एक बेहद भावुक पल था। 3 पीढ़ियां एक साथ थीं। काव्या की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि शायद आरव को वह परिवार मिल रहा है जिसका वह हमेशा से हकदार था। उस रात विक्रम ने तृप्ति जी से बात की। उन्होंने अपने दिल की हर बात कह डाली। तृप्ति, मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अहंकार में गंवा दिया, लेकिन अब और नहीं। मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तृप्ति जी हैरान रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम उनसे यह सवाल पूछेंगे। उन्होंने विक्रम की आंखों में देखा, जहां सिर्फ सच्चाई और प्यार था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुका लिया। उनकी खामोशी में ही उनका जवाब छिपा था। सालों पुराना प्यार आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। उधर समीर ने भी अपनी हिम्मत जुटाई। जब विक्रम और तृप्ति जी बाहर आंगन में बात कर रहे थे, वह काव्या के पास गया। काव्या,
मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूं, अब तुम्हारी आंखों में आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। मैं तुम्हें और आरव को एक परिवार देना चाहता हूं, एक असली परिवार। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? समीर ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें कोई महंगी हीरे की अंगूठी नहीं थी, बल्कि चांदी की एक साधारण सी अंगूठी थी, जिस पर काव्या नाम खुदा हुआ था। काव्या ने उस अंगूठी को देखा, फिर समीर की आंखों में। उसे अपना जवाब मिल चुका था। उसने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। समीर ने उसे कसकर गले लगा लिया। जब सबको पता चला, तो विक्रम ने एक शानदार आइडिया दिया। क्यों ना हम दोनों शादियां एक ही दिन, एक ही मंडप में करें। सब इस बात पर राजी हो गए। ये एक नई शुरुआत थी, दो परिवारों के मिलन की। दिवाली का दिन तय किया गया। वह दिन सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में नई उम्मीदों की रोशनी लाने वाला दिन बनने वाला था। पूरा घर शादी की तैयारियों में लग गया। आरव सबसे ज्यादा खुश था। उसे एक ही दिन में पापा, दादा और दो दो दादियाओं जो मिल गई थीं। दिवाली के दिन अपना घर, आश्रम को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ दियों की रोशनी थी, फूलों की खुशबू थी और बच्चों की खिलखिलाहट थी। समीर और विक्रम दोनों दूल्हे के लिबास में बहुत अच्छे लग रहे थे। वे सब मिलकर आश्रम के बच्चों को तोहफे और मिठाइयां बांट रहे थे। आरव अपने पापा का हाथ पकड़कर हर बच्चे को खुद तोहफे दे रहा था। समीर की नजरें बार बार काव्या को ढूंढ रही थीं। वह उसे दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए बेताब था। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। आखिरकार वह पल आ ही गया। काव्या और तृप्ति जी दोनों लाल रंग के शादी के जोड़ों में मंडप की तरफ आ रही थीं। आरव उन दोनों के बीच में चल रहा था। काव्या किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। समीर उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार था। विक्रम भी तृप्ति जी को देखकर भावुक हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उनकी किस्मत उन्हें फिर से एक कर रही है। आरव ने अपनी मां का हाथ समीर के हाथ में और अपनी तृप्ति दादी का हाथ अपने विक्रम दादा के हाथ में थमा दिया। यह एक खूबसूरत मंजर था, जो हर किसी की आंखों में आंसू ले आया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। समीर और काव्या ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों ने वे सारे वादे दोहराए जो शायद जुबान कभी नहीं कह पाती। उन्होंने एक दूसरे को 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन दिया। विक्रम और तृप्ति ने भी एक दूसरे का हाथ थामकर अपने अधूरे प्यार को एक नया नाम दिया। जब समीर ने काव्या की मांग में सिंदूर भरा, तो पूरे आश्रम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरव खुशी से चिल्लाया, ये मेरे मम्मी पापा हैं। उस एक पल में समीर को अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। वह अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वह एक पति था, एक बेटा था और सबसे बढ़कर एक पिता था। उसकी जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी। तो यह थी समीर और काव्या की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन उन्हें सुधारने की हिम्मत कुछ ही लोगों में होती है। समीर ने अपनी गलती को सुधारा और उसे उसका प्यार, उसका परिवार वापस मिल गया। आखिर में टूटे हुए रिश्ते जुड़ गए और 2 पीढ़ियों के प्यार ने अपनी मंजिल पा ली। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। क्या आपको लगता है कि हर किसी को जिंदगी में दूसरा मौका मिलना चाहिए? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।